सर 26/11 का जो अटैक हुआ था उसमें आपने पूरी स्टोरी कवर करी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की। क्या किसी इंडियन का भी हाथ था इसमें? जी हाँ, 26/11 की साजिश में एक भारतीय का भी रोल था। उसका नाम है जितेंद्र दीक्षित, एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट और ऑथर जिन्होंने अपने 25 साल के करियर में मुंबई अंडरवर्ल्ड और 26/11 जैसे टेरर अटैक्स ग्राउंड जीरो से कवर किए। बट ऐसी कौन सी घटना है जिसको आपको भी देख के लगता है कि यार ये बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हो गया था? मैं ताज होटल के ठीक बाहर था और मैं नीचे से रिपोर्टिंग कर रहा था। ताज के अंदर आतंकी थे, 4 आतंकी घुसे हुए थे। वहां ऊपर 6th फ्लोर पर कुछ बच्चे और एक महिला की आवाज आ रही थी चीखने चिल्लाने की, अपनी जान बचाने की गुहार कर रहे थे। इसके बाद होता यह है कि आतंकी उसी 6th फ्लोर पर आग लगा देते हैं। जब वो हमला खत्म होता है, एक औरत और उनके 2 छोटे बच्चों की लाशें निकलती हैं। सर कसाब कैसे पकड़ा गया? 26/11 की रात को कसाब मुंबई पुलिस की एक कॉलेज कार को हाईजैक कर लेता है। हेमंत बावडनकर अपनी रिवॉल्वर से ड्राइविंग सीट पर बैठे इस्माइल को गोली मारते हैं और वो गोली उनकी आंख में जाके लग जाती है और इस्माइल तुरंत मर जाता है। लेकिन तभी संजय गोयलकर नाम के एक दूसरे इंस्पेक्टर होते हैं और वो एक गाली देते हैं हेमंत बावडनकर को, त्याला मारो नको, त्याला जीवंत पकड़ो या तो एविडेंस आहे, उसको मारो मत, उसको जिंदा पकड़ो, वो एविडेंस है। और ये एक अहम घटना होती है क्योंकि कसाब को जिंदा पकड़े जाने के बाद ही उसी रात ये साफ होता है। सो डेविड हेडली कौन था और उनका महेश भट्ट के साथ में एक कनेक्शन पाया जाता है? डेविड हेडली एक पाकिस्तानी अमेरिकन था जिसे कि लश्कर-ए-तैयबा ने मिशन दिया था मुंबई आकर रेकी करने का और जानकारी जुटाने का कि कहां पर हमले किए जा सकते हैं। सबसे अहम कि उसने फिल्मकार महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट के साथ में दोस्ती की और एक विलास वर्क नाम का जिम ट्रेनर था, उसके साथ में दोस्ती की और उसके साथ में वो कई इलाकों में घूमा, सिद्धिविनायक मंदिर भी गया और सिद्धिविनायक मंदिर से ही उसने इस तरह के जो है धागे खरीदे, कलेवा खरीदा जो कि आतंकियों ने पहन रखे थे हमले के वक्त में। जो कसाब के हाथ में आपको नजर आता है वो तभी डेविड हेडली ने उसको खरीदा था। सर 26/11 में पाकिस्तान से 10 आतंकवादी इंडिया में आते हैं और धड़ाधड़ गोलियां चलाते हैं। क्या किसी इंडियन का भी हाथ था इसमें? जी हाँ, 26/11 की साजिश में एक भारतीय का भी रोल था। उसका नाम है जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल। ये महाराष्ट्र के बीड़ का रहने वाला है और जो 10 आतंकी आए थे, जिस कंट्रोल रूम से उनको हैंडल किया जा रहा था, उस कंट्रोल रूम में ये शख्स भी वहां पर मौजूद था और इन आतंकियों को जो ट्रेनिंग दी गई थी, उस ट्रेनिंग में इसने भी अपनी भूमिका निभाई थी और ये उन 10 आतंकियों में से कुछ आतंकियों का सीधे तौर पर हैंडलर भी था। इसकी भूमिका भी उस पूरे हमले में थी। इसके अलावा जब यह हमला हुआ उसके पहले एक पाकिस्तानी अमेरिकन शख्स जिसका नाम डेविड हेडली था, वो मुंबई आया था और मुंबई में आकर उसने रेकी की थी। वो मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर घूमा था और इस जानकारी के आधार पर इस पूरी साजिश को रचा गया था। उसने यहां से जो जानकारी जुटाई थी वो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को दी गई और उसके बाद में पूरी साजिश रची गई और फिर उस साजिश पर इन 10 आतंकियों ने आकर अमल किया था। जब डेविड हेडली मुंबई में घूम रहा था तो उसके साथ में एक भारतीय महिला भी थी। वो जहां भी जाता था, जहां भी लोकेशन पर जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स उसको लेने होते थे, तो ऐसे में ये भारतीय महिला भी उसके साथ रहती थी ताकि किसी को शक ना हो और ये कपल की तरह इन लोकेशंस पे जाते थे। तो ये 2 भारतीय थे। इसमें से जो जबीउद्दीन अंसारी है वो पूरी तरह से साजिश का हिस्सा था, लेकिन ये जो महिला थी, ये महिला अनजाने में डेविड हेडली का साथ दे रही थी। उसको पता नहीं था कि डेविड हेडली के इरादे कितने खतरनाक हैं। सो ये जो महिला थी, क्या वो डेविड हेडली की गर्लफ्रेंड थी? जी हाँ, इस महिला को डेविड हेडली ने अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था। दरअसल कहानी ऐसी है कि जब डेविड हेडली नरीमन हाउस, जो कि जिन लोकेशंस पे हमला किया गया था उन लोकेशंस में से एक नरीमन हाउस भी था जो कि एक जूइश कल्चरल सेंटर था, तो वहां भी वो रेकी करने के लिए जाता था। तो डेविड हेडली को पेस्ट्री खाने का बड़ा शौक था, उसे पेस्ट्री काफ़ी अच्छी लगती थी। तो इसी नरीमन हाउस के पास में एक बेकरी शॉप हुआ करती थी, तो वहां पर ये महिला बैठती थी। तो जब ये वहाँ पेस्ट्री खाने जाता था तो उस महिला से बातचीत वगैरह करता था और डेविड हेडली दिखने में जो है ठीक ठाक था, लंबा भी था, गोरा भी था,
और यूरोपियन शक्ल सूरत थी उसकी। और ऐसे में इस महिला के साथ उसकी जान पहचान हो जाती है, दोस्ती हो जाती है और जल्द ही उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। तो डेविड हेडली मुंबई में जहाँ कहीं पर भी घूमता था तो इस महिला को साथ में लेकर घूमता था। जिस भी लोकेशन पर उसको जानकारी जुटानी होती थी, जहाँ पर जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स लेने होते थे, तो वहाँ पर इस महिला को साथ में लेके जाता था। और महिला के साथ होने से उसका फायदा ये होता था कि कोई उस पर शक नहीं करता था और दूसरी तरफ इस महिला को भी उसके खतरनाक इरादों की कोई जानकारी नहीं थी। ये महिला तो उसे अपना बॉयफ्रेंड समझ रही थी, उसके साथ घूम फिर रही थी। लेकिन डेविड हेडली ने इस महिला का अपने खतरनाक इरादों के लिए इस्तेमाल किया और फिर जो जानकारी जुटाई वो लश्कर तैयबा को दी पाकिस्तान में जाके। उस जानकारी के आधार पर पूरी साजिश रची गई और इस साजिश को 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई की जमीन पर आकर अंजाम दिया। तो इसमें कसाब को पकड़ा जाता है। कसाब को मराठी कैसे आती थी सर? हम लोगों के लिए बड़ी ताज्जुब की बात थी कि कोर्ट में अक्सर कसाब मराठी में बोलता था, कई मराठी के शब्द उसके मुंह से निकलते थे। तो हम लोग सोचते थे आखिर ये कैसे, मराठी कैसे आने लगी? कसाब तो एक पाकिस्तानी है, महाराष्ट्र में थोड़ी पैदा हुआ या महाराष्ट्र में उसने कोई वक्त भी नहीं गुजारा, तो फिर मराठी कैसे आने लग गई? तो उसके पीछे दो कारण थे। एक तो ये कि जबीउद्दीन अंसारी, जो कि मैंने जैसा बताया कि वो हैंडलर हुआ करता था इन आतंकियों का और कंट्रोल रूम में भी था, उसने ट्रेनिंग भी दी थी, तो वो मराठी भाषी था और उसने कुछ कुछ मराठी की ट्रेनिंग इनको दे रखी थी। एक ये। दूसरा कि कसाब जब जेल और कोर्ट में उसकी आवाजाही होती थी तो जो जेल के स्टाफ को बात करते हुए सुनता था तो उसने कुछ मराठी के शब्द पकड़ लिए थे। ही वॉज अ वेरी क्विक लर्नर, तो ये सारी चीज़ें वो जल्दी सीख लेता था। एक बार ऐसा हुआ कि स्वाति साठे, जो कि आर्थर रोड जेल की सुपरिटेंडेंट थी, उन्होंने कसाब के जो सेल है, जो अंडा सेल जहां पर कसाब को रखा था, वहां पर बाहर खड़े होकर वो अपने किसी सबॉर्डिनेट से बात कर रही थी और बातचीत में उन्होंने कसाब को कहा गाढ़व। गाढ़व का हिंदी में मतलब होता है गधा। तो वो कसाब को बार बार गाढ़व कह रही थी। तो जब वो वहां से निकल गई तो जो जेल का कर्मचारी वहां मौजूद था उससे कसाब ने पूछा कि ये मैडम मुझे गधा क्यों बोल रही थी? तो उसने जाके स्वाति साठे को बताया, मैडम उसको तो मराठी आती है, आपने उसको गाढ़व बोला, उसको पता चल गया कि आप उसको गधा बोल रही हैं। तो इससे पता चला कि कसाब को मराठी की भी जानकारी थी। तो एक बात और करते हैं कि कसाब जेल में बिरयानी मांगा करता था और उसे बिरयानी भी खिलाई जाती थी। कितना सच्चाई है इसमें? यह बात बिल्कुल झूठ है। आर्थर रोड जेल में कसाब को रखा गया था। कसाब ना तो बिरयानी मांगता था और ना उसको बिरयानी खिलाई गई। ये बात स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम ने झूठ कही थी और ये जानते हुए उन्होंने ये बात सार्वजनिक तौर पर कही थी कि ये झूठ है। इसके पीछे कारण उन्होंने खुद ही बताया था, आगे चलकर उन्होंने कबूल किया कि ये बात उन्होंने झूठ कही थी। वो ये था कि कसाब के प्रति कुछ ग्रुप्स ऐसे थे, कुछ संगठन ऐसे थे जो कि एक सिंपैथी जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको चुप कराने के लिए कि कसाब देखो उसको कोई रिमोर्स नहीं है, अपने किए का कोई पछतावा नहीं है, वो तो जेल में भी बिरयानी मांगता है, ये बात उन्होंने मीडिया के सामने झूठ मूठ में कह दी कि कसाब तो जेल में बिरयानी मांगता है। और फिर जो विपक्षी पार्टियां था उन्होंने इस बात को पिकअप कर लिया कि उस वक्त की सरकार तो कसाब को जेल में बिरयानी खिलाती थी, जबकि सच्चाई यह है कि ना तो कसाब ने कभी जेल में बिरयानी मांगी, ना कभी उसको बिरयानी दी गई। तो जेल में सर कसाब के साथ कैसा ट्रीटमेंट होता था? कि अच्छे कैदी की तरह बिहेव करा जाता था या फिर एक बहुत क्रूरता से बिहेव किया जाता था? देखिए, जेल के भीतर कसाब को अंडा सेल में रखा गया था। आर्थर जेल में एक अंडा सेल है जो कि एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का सेल होता है, जो कि जहाँ थोड़ा अंधेरा होता है और सिर्फ एक सेल में एक ही कैदी रहता है। वो बाहर के दूसरे कैदियों के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, ज़्यादा घूमने फिरने की जगह नहीं होती और वो बेहद सुरक्षित सेल माना जाता है। लेकिन उसको जेल भेजने के पहले वो एक लंबे वक्त तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था, क्राइम ब्रांच के लॉकअप में था, जहां पर इंस्पेक्टर रमेश महाले, जो कि 26/11 मामले के जांच अधिकारी थे, उनके साथ में कसाब का इंटरेक्शन होता था। तो कसाब उनके साथ में काफी घुल मिल गया था, अक्सर उनसे बातें करते रहता था, पाकिस्तान में अपने गांव की बातें बताता था, अपनी निजी बातें उनसे बताता था और उनके साथ हंसी मजाक भी होती थी।
यहां तक कि रमजान के वक्त में रमेश महाले ने कसाब को कपड़ा भी ला कर दिया था। अब कसाब को एक बात पता थी कि भारत में किसी को फांसी दिया जाना जो है आसान नहीं है, सालों साल लग जाते हैं और ज्यादातर मामलों में किसी को फांसी होती नहीं है, सजा जो है फांसी की उम्र कैद में तब्दील हो जाती है। तो एक बार रमेश महाले के साथ ऐसे ही बातचीत करते हुए उसकी बहस हो गई। तो कसाब ने बोला कि कसाब को रमेश महाले ने कहा कि तू तो गया, तेरे को तो लटका देंगे। तो कसाब ने कहा कि मेरे को कोई लटकाने वटकाने वाले नहीं है। जो बमकांड, जो पार्लियामेंट पर अटैक का जो आरोपी है अफजल गुरु, उसको क्या आप लोग अब तक लटका पाए क्या? 2001 में हुआ था ना पार्लियामेंट अटैक, उसको आपने गिरफ्तार किया, उसको लटकाया क्या? मेरा भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन 2012 में कसाब को फांसी पर लटकाया जाता है और कसाब को फांसी पर लटकाने के लिए आर्थर रोड जेल उसको लेने को पहुंचते हैं वही रमेश महाले, और उसको पुणे जहां पर उसको फांसी दी जाती है वहां तक लेकर जाते हैं। तब जब वो जेल के अंदर जा रहा होता है फांसी के लिए, तब कसाब उनको कहता है कि महाले साहब आप सही कह रहे थे, आप जीत गए, मैं हार गया। सर कसाब कैसे पकड़ा गया और उसके एनकाउंटर की कहानी बता दो आप। कसाब के एनकाउंटर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 26/11 की रात को कसाब मुंबई पुलिस की एक कॉलिस कार को हाईजैक कर लेता है। अब इस कॉलिस कार में मुंबई पुलिस के 3 बड़े अधिकारी सवार होते हैं। एक ATS चीफ हेमंत करकरे होते हैं, एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे होते हैं और विजय सालस्कर नाम के एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर होते हैं। तो कामा अस्पताल की लेन से जब ये पुलिस की कार गुजर रही होती है, जिसमें तीनों लोग और इनके साथ में 4 कांस्टेबल सवार होते हैं, कसाब और उसका साथी इस्माइल इस पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं इस कॉलिस वैन पर, जिसमें कि इन तीनों लोगों की मौत हो जाती है और पीछे जो 4 कांस्टेबल होते हैं उनमें से भी 3 कांस्टेबल्स की मौत हो जाती है। अब इस गाड़ी को लेकर ये पहुंचते हैं साउथ मुंबई के विधान भवन के पास में। वहां पर इनको महसूस होता है कि गाड़ी का एक टायर जो है पंक्चर हो गया है। तो ये तुरंत उस गाड़ी से निकलते हैं और पास में से एक स्कोडा कार गुजर रही होती है, उसको गन पॉइंट पर रुकाते हैं, उसके ओनर को बाहर निकालते हैं। अंधेरी के एक होटेलियर की वो कार होती है और उस पर कब्जा कर लेते हैं और वो कार लेकर जाते हैं गिरगांव चौपाटी की तरफ, मरीन ड्राइव होते हुए नरीमन पॉइंट से गिरगांव चौपाटी की तरफ। इस दौरान ये जो कॉलिस कार में जो 4 कांस्टेबल होते हैं उनमें से एक कांस्टेबल जिंदा बच जाता है, इंजर्ड होता है, उसको गोली लगी होती है। उसका नाम अरुण जाधव होता है। वो तुरंत कंट्रोल रूम को फोन करके बताता है कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया है और हमारी कॉलेज को हाईजैक कर लिया था इन्होंने, लेकिन यहाँ विधान भवन पे छोड़ दिया और अब एक स्कोडा कार को ये लोग लेकर गए हैं टुवर्ड्स मरीन ड्राइव गिरगांव चौपाटी। इसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो जाती है और गिरगांव चौपाटी के पास में नाकेबंदी लगा देती है, बैरिकेड्स लगा देती है। DB मार्ग पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में आता है गिरगांव चौपाटी का इलाका। वहां पर मरीन ड्राइव के रोड को बैरिकेड कर दिया जाता है और जैसे ही ये स्कोडा कार वहां पर पहुंचती है, इस्माइल ड्राइविंग सीट पर होता है और कसाब उसके बगल की सीट पर होता है। तो ये कार वहां पहुंचती है तो सामने इनको बैरिकेडिंग दिखाई पड़ती है। पीछे से एक ASI तुकाराम ओमले वो इनको फॉलो करके आ रहे होते हैं। तो जब ये बैरिकेड यहां पर इनको दिखता है तो ये तुरंत U-टर्न लेने की कोशिश करते हैं और अपनी गाड़ी का वाइपर ऑन कर देते हैं, अपर डिपर बार बार करने लग जाते हैं और कोशिश करते हैं वहां से U-टर्न लेके भागने की। लेकिन तब तक में होता क्या है कि ये मोटरसाइकिल से जो तुकाराम ओमले आ रहे होते हैं वो कसाब के ऊपर ऐसे झपट पड़ते हैं और उसका ऐसे गला दबोच लेते हैं। कसाब के हाथ में जो AK-47 राइफल होती है तो कसाब उसका ट्रिगर दबा देता है, तो तुकाराम ओमले के बदन में वो पूरी गोलियां घुस जाती हैं और तुकाराम ओमले वहीं पर गिरकर शहीद हो जाते हैं। लेकिन तब तक में होता यह है कि सामने हेमंत बावधनकर नाम के एक इंस्पेक्टर एक खंबे के आड़ में छुपे होते अपनी रिवॉल्वर लेके। जैसे ही गाड़ी वहां पहुंचकर U-टर्न लेने की कोशिश करती है, हेमंत बावधनकर अपनी रिवॉल्वर से ड्राइविंग सीट पर बैठे इस्माइल को गोली मारते हैं और वो गोली उनकी आंख में जाके लग जाती है और इस्माइल तुरंत मर जाता है। उसके बाद वो अपनी रिवॉल्वर तानते हैं बगल में बैठे कसाब की तरफ और ट्रिगर दबाने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी संजय गोयलकर नाम के एक दूसरे इंस्पेक्टर होते हैं, उनको कसाब की गोली कमर से जाकर लग चुकी होती है, वो गिरे पड़े होते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि हेमंत बावधनकर ने इस्माइल को मार दिया है
और अब कसाब को गोली मारने जा रहा है। तो उसी वक्त उनकी ट्यूबलाइट जलती है और वो एक गाली देते हैं बावधनकर को, हेमंत बावधनकर को, और उसको बोलते हैं मराठी में, त्याला मारू नको, त्याला जिवंत पकडूया, तो एविडेंस आहे, उसको मारो मत, उसको जिंदा पकड़ो, वो एविडेंस है। तब हेमंत बावधनकर रुक जाते हैं, ट्रिगर दबाने ही वाले होते हैं कसाब के माथे पर रिवॉल्वर रख के, लेकिन जैसे ही संजय गोयलकर उसको अलर्ट करते हैं, इसको जिंदा पकड़ो, एविडेंस है, तो रुक जाते हैं। और फिर कसाब को पकड़ लिया जाता है, लाठी डंडों से उसको बहुत मारा जाता है। और ये एक अहम घटना होती है क्योंकि कसाब को जिंदा पकड़े जाने के बाद ही उसी रात ये साफ होता है कि ये सारे लोग पाकिस्तानी थे, और कैसे पूरी साजिश रची गई, कैसे ये लोग कराची के पास से भारत पहुंचे, ये उसी रात जब कसाब का इंट्रोगेशन होता है तो सारी बात समझ में आती है। नहीं तो अगर कसाब भी मर जाता तो ये कभी पता ही नहीं चलता कि ये लोग कौन थे जिन्होंने आके मुंबई में इतना बड़ा नरसंहार किया था। उनको हिंदू भी समझा जा सकता था क्योंकि उनके पास में साउथ के एक कॉलेज के हिंदू आइडेंटिटी कार्ड्स थे, उन्होंने इस तरह का कलेवा पहन रखा था, धागा पहन रखा था, तो इससे लोग ये समझते कि ये तो हिंदू ही थे। लेकिन चूंकि कसाब उस रात पकड़ा गया, जिंदा पकड़ा गया और उसी रात उससे पूछताछ की गई, तो उससे पूरी कहानी उसी रात को साफ हो गई। नहीं तो नहीं पता चलता। नहीं तो सब लोग समझते कि ये हिंदू टेररिस्ट हैं। ओ बाप रे। मतलब हाथ में कलावा पहन रखा है, फिर आई कार्ड में हिंदू नाम वाले आई कार्ड सबकी जेब में है। बहुत खतरनाक। सर आपने जिक्र किया था डेविड हेडली का। सो डेविड हेडली कौन था और उनका महेश भट्ट के साथ में एक कनेक्शन पाया जाता है, वो क्या कनेक्शन था? डेविड हेडली एक पाकिस्तानी अमेरिकन था जिसे कि लश्कर ए तैयबा ने मिशन दिया था मुंबई आकर रेकी करने का और जानकारी जुटाने का कि कहां कहां पर हमले किए जा सकते हैं। तो 26/11/2008 को जो हमला हुआ उसके 3-4 साल पहले से डेविड हेडली कई बार भारत में आया। मुंबई में आकर उसने एक लड़की से दोस्ती की जो बेकरी चलाती थी, उसके साथ में कई जगह पर घूमा, रेकी की, और सबसे अहम कि उसने फिल्मकार महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट के साथ में दोस्ती की। एक राहुल भट्ट के साथ दोस्ती की और एक विलास वरक नाम का जिम ट्रेनर था, उसके साथ में दोस्ती की, और उसके साथ में वो कई इलाकों में घूमा, सिद्धिविनायक मंदिर भी गया, और सिद्धिविनायक मंदिर से ही उसने इस तरह के जो है धागे खरीदे, कलेवा खरीदा, जो कि आतंकियों ने पहन रखे थे हमले के वक्त में। जो कसाब के हाथ में आपको नजर आता है वो तभी डेविड हेडली ने उसको खरीदा था। तो डेविड हेडली ने इस तरह की दोस्ती की थी इन लोगों के साथ। हालांकि इन दोनों लोगों को पता नहीं था, ना तो राहुल भट्ट को पता था ना तो विलास वर्क को पता था कि डेविड हेडली एक आतंकी है और उसके इरादे क्या हैं। लेकिन उन लोगों की काफी कड़ी पूछताछ हुई थी और उनको काफी कुछ भुगतना भी पड़ा था बाद में जांच के दौरान। डेविड हेडली बाद में अमेरिका में गिरफ्तार भी हुआ और यह भी पता चला कि उसका एक और साथी था पाकिस्तानी तहव्वुर राणा। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब डेविड हेडली को भारत डिपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन उसको इस मामले में उसकी गवाही जरूर ली गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें कि उसने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे पूरी साजिश को अंजाम दिया गया था। और वहां पर अमेरिका में उसने प्ली बार्गेनिंग कर ली, जिसके तहत उसको मृत्युदंड नहीं दिया जा रहा है। तो वो अभी वहां पे उन जेलों में है? हाँ, नहीं, कुछ नहीं होगा उनका, जो था हो गया। सर 26/11 का जो अटैक हुआ था उसमें आपने पूरी स्टोरी कवर करी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की, बट ऐसी कौन सी घटना है जिसको आपको भी देख के लगता है कि यार ये बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हो गया था? देखिए, एक घटना है जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया, और आज उस घटना के इतने साल बाद भी जब मैं उसे याद करता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। क्या हुआ कि जब ये हमला शुरू हुआ और आतंकी जब ताज होटल के भीतर घुस गए तो अंदर जाके उन्होंने आगजनी करनी शुरू कर दी। अब मैं ताज होटल के ठीक बाहर था और मैं नीचे से रिपोर्टिंग कर रहा था। ताज के अंदर आतंकी थे, 4 आतंकी घुसे हुए थे, 2 पहले से घुसे थे और 2 लियोपोल्ड कैफे में फायरिंग करके आने के बाद अंदर घुसे, और उन्होंने अंदर कई लोगों को रिसेप्शन के पास ही मार दिया था। फिर ऊपरी फ्लोर्स पे जाके खून खराबा कर रहे थे और गोलियां चला रहे थे। तो कई लोगों ने अपने आप को कमरों के अंदर बंद कर लिया था। अब मैं जिस जगह पर नीचे उस होटल के बाहर रिपोर्टिंग कर रहा था, वहां ऊपर 6th फ्लोर पर कुछ बच्चे और एक महिला की आवाज आ रही थी चीखने चिल्लाने की, और वो लोग चीख रहे थे, बचाइए बचाइए, सेव अस प्लीज, सेव अस प्लीज, सेव अस, मदद की गुहार लगा रहे थे। लेकिन
कोई उनकी मदद को उस वक्त अंदर जा नहीं सकता था, क्योंकि अंदर आतंकी जो भी सामने दिखता था उसको गोली मार रहे थे, और वो खिड़की के पास खड़े होकर 6th फ्लोर से लगातार अपनी जान बचाने की गुहार कर रहे थे। इसके बाद होता यह है कि आतंकी उसी 6th फ्लोर पर आग लगा देते हैं, और 3 दिनों के बाद जब वो हमला खत्म होता है तो उसी कमरे से जहां से ये आवाजें मुझे सुनाई पड़ रही थी, एक औरत और उनके 2 छोटे बच्चों की लाशें निकलती हैं। वो लाशें आतंकियों की गोली की वजह से नहीं होती हैं, उन्हें गोली नहीं मारी गई होती है, दम घुटने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस कमरे के बाथरूम में बंद कर लिया था और आतंकियों ने बाहर आग लगा दी थी। तो धुएं की वजह से दम घुटने के कारण इन तीनों लोगों की मौत हो जाती है। और ये 3 लोग कौन थे? करमबीर कांग, जो कि ताज होटल के जनरल मैनेजर थे उस वक्त, उनकी पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे थे, जो कि होटल में ही रह रहे थे 6th फ्लोर पर, और ये लोग मारे जाते हैं। बाहर करमबीर कांग लोगों की जान बचाने में जुटे हुए थे, और होटल के भीतर उनकी अपनी पत्नी और 2 बच्चों की जान चली गई। और इस घटना के बाद करीब महीने भर बाद तक मैं बड़ा डिस्टर्ब था। मैं जब भी सोने की कोशिश करता था तो मेरे कानों में वही चीखें गूंजती थी, और वो गोलियां चलने की जो तड़तड़ाहट है, वो आवाजें सुनाई पड़ती थी। बहुत दिनों तक ऐसा होता रहा और मैं ठीक से सो नहीं पाया। क्लियर, बहुत खतरनाक है। मतलब ये तो आज भी जो है ना, मतलब मैं याद करता हूँ उनकी आवाजें अभी भी। बेचारे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, हम लोग चाहते थे कि उनको बचाया जाए, लेकिन ताज के अंदर घुसे कैसे? दैट लेडी मतलब कितना चीख रही थी, प्लीज हेल्प अस, बचाओ। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे खिड़की पर ऐसे खड़े होकर चिल्ला रहे थे, मुझे नीचे से दिख रहा था। मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है उनकी आवाजें, आज भी एबीपी न्यूज की लाइब्रेरी में है वो आवाजें। दे वर शाउटिंग फॉर हेल्प, और उनको बचाया नहीं जा सका। तो 26/11 में क्वालिस कार जो उन्होंने यूज करी थी पुलिस वाले की, उसकी भी एक कहानी है। देखिए, जो क्वालिस कार कसाब ने और उसके साथी इस्माइल ने हाईजैक करी थी, उसी क्वालिस कार पर फायरिंग करके मुंबई पुलिस के 3 अधिकारी मारे गए थे। हेमंत करकरे, एटीएस चीफ, विजय सालस्कर जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी थे, और अशोक कामटे जो कि एडिशनल कमिश्नर थे। कसाब और इस्माइल ने हत्या की थी, जिसको कि अपने कब्जे में ले लिया था, और वहां से कामा अस्पताल की लेन से निकल गए थे। उस हमले के बाद जब सब कुछ सामान्य हो गया तो कई दिनों तक कोई भी पुलिस अधिकारी उस कार को इस्तेमाल करने को तैयार नहीं था। दरअसल वो जो क्वालिस कार थी वो पायधुनी डिवीजन के एक एसीपी की कार थी, जिसमें कि ये तीनों लोग सवार हुए थे। लेकिन इस कार के साथ इस तरह की जब घटना हुई तो पुलिस में कई लोग इसे पनौती कार मानने लगे, अभिशप्त कार मानने लगे, और कोई भी इसको हाथ लगाने तक को तैयार नहीं था, इसका इस्तेमाल करने को तैयार नहीं था। इसके कई महीनों के बाद में पायधुनी पुलिस थाने के एसएचओ, मुंबई में सीनियर इंस्पेक्टर कहा जाता है, शमशेर खान पठान ने कहा कि मैं इस कार का इस्तेमाल करूंगा, मुझे चाहिए ये कार। और फिर उन्होंने नारियल फोड़कर वो कार जब रिफर्बिश होके आई तो उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। और शमशेर पठान का यह कहना था कि इस कार में सफर करना मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि मेरे 3 साथी इसी कार में शहीद हुए अपना कर्तव्य निभाते हुए। तो मेरे लिए यह कार उनकी शहादत का प्रतीक है, और इसलिए मैं इस कार में जब घूमता हूं तो मुझे गर्व महसूस होता है। सर, क्या आपको लगता है एक्चुअली कि मीडिया अपना काम सही से कर रही है, जो चीज़ें दिखानी चाहिए वही दिखा रही है? क्या मीडिया पॉलिटिशियन के दबाव में आके काम कर रही है या नहीं कर रही है? देखिए, भारत में जब न्यूज चैनलों का दौर शुरू हुआ 90 के दशक के मध्य में, तो न्यूज चैनलों ने बहुत अच्छा काम किया, सरकार की कमियां सामने लाई, उनकी जवाबदेही तय की, बड़े बड़े घोटालों को एक्सपोज किया, सरकार से बेधड़क होकर सवाल पूछते थे, बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की गई। लेकिन आज वो नहीं हो रहा है। मेरी नज़र में न्यूज चैनलों ने 2 काले दौर देखे। पहला काला दौर देखा साल 2005 से जो शुरू हुआ और वो कोई 2008-9 तक चला। ये पहला काला दौर था जब न्यूज चैनल भटक गए और टीआरपी के चक्कर में वो क्या दिखाने लग गए?
भूत प्रेत, नाग नागिन, एलियन आया गाय ले गया, स्वर्ग की सीढ़ी, कॉमेडी शोज, खलीब पहलवान ने किसको पछाड़ लगाई। तो ये सारे जो नॉन न्यूज़ी कंटेंट थे ये उस दौर में चलते थे। ये 5-6 साल तक चला और न्यूज़ चैनलों पर न्यूज़ ही नजर नहीं आती थी, यही सारा कूड़ा दिखता था। तो ये पहला काला दौर था भारतीय न्यूज़ चैनलों के लिए। लेकिन फिर हुआ ये कि 2009-10 में फिर से न्यूज़ चैनल जन सरोकार की खबरें दिखाने लगे, घोटाले एक्सपोज करने लगे। अन्ना हजारे उधर रामलीला मैदान में आंदोलन पर बैठ गए जन लोकपाल बिल को लेकर, उसकी कवरेज लगातार होने लगी। तो ऐसे लगा कि न्यूज़ चैनल फिर से पटरी पर आ गए हैं। जो मूल कर्तव्य है पत्रकारों का, सत्ता से सवाल करना, सरकार की कमियों को बाहर निकालना, उनके घोटालों को एक्सपोज करना, ऐसे लगा कि बीच में भटक गए थे लेकिन अब सही राह पर आ गए हैं। तो 2010 के आसपास फिर से ये शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद 2014-15 के बाद से फिर दूसरा काला दौर शुरू हो गया। और दूसरा काला दौर इस तरह से शुरू हुआ कि सरकार से जो सवाल पूछना चाहिए था मीडिया को, वो विपक्ष से पूछने लगे। मीडिया को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन मीडिया विपक्ष को ही आड़े हाथों ले रहा था। सरकार की वाहवाही करने लग गए, न्यूज़ चैनल सरकार के चीयर लीडर्स बन गए। सरकार की जिन खामियों को उजागर करना था वो सब कुछ बंद हो गया। अब आप देखिए न्यूज़ चैनलों पर कहां पर खुलासे होते हैं, कहां पर पर्दाफाश होता है, कहां पर एक्सक्लूसिव स्टोरीज आती हैं। कहीं भी नहीं होता है, कहीं नहीं हो रहा है, सब बंद हो गया। ये सब होता था 2013-14 तक। उसके बाद से आपने देखा कि किसी न्यूज़ चैनल ने कोई बड़ा खुलासा किया हो, कोई बड़े घोटाले को ओपन किया हो। आम कैसे खाते हैं ये जरूर पूछते हैं, चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, आप थकते क्यों नहीं। तो इस जैसे सवाल आजकल पूछे जाते हैं। और पत्रकार जो है चीयर लीडर्स बन गए सरकार के, पहले ऐसा नहीं था। आज वही तमाम पत्रकार, वही तमाम एंकर्स जो कि 2012-13 तक बहुत ही आक्रामक तरीके से सख्त होकर सत्ता से सवाल करते थे, आज वो बिल्कुल उसका उल्टा कर रहे हैं। तो ये दूसरा पतन का दौर है मीडिया का। राइट। अब क्या हो रहा है कि जो काम पत्रकारों को करना चाहिए था वो अब नॉन पत्रकार कर रहे हैं। ध्रुव राठी कोई पत्रकार नहीं है, लेकिन ध्रुव राठी वो काम कर रहा है जो कि पत्रकारों को करना चाहिए था, जो पत्रकार नहीं कर रहे हैं। सरकार को आईना दिखा रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है, लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहा है, वो काम कर रहा है ध्रुव राठी। एक पत्रकार है जिन्होंने गवर्नमेंट में एक सवाल पूछा बहुत बड़े अधिकारी से। सत्येंद्र जैन जो है वो पुलवामा अटैक के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही वो सवाल पूछते हैं कि सत्येंद्र जैन आपकी पार्टी से निकलने के बाद में ये आरोप लगा रहे हैं, तो सामने वाले जो बड़े नेता हैं वो उनको ऐसे आंख दिखाते हैं लाइव शो में, तो वो तुरंत चुप हो जाते हैं। आज ये हमारे हालात है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर कि मीडिया के बिहेवियर पर सवाल उठता है। अब जो लोग पत्रकारिता कर रहे थे 2014 तक, जो पत्रकारिता कर रहे थे, और 2014 के बाद भी जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, वो उन्होंने प्लेटफॉर्म टीवी का छोड़ दिया है ज्यादातर लोगों ने। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग अब यूट्यूब के माध्यम से या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन यहां पर भी मैं मानूंगा कि वो लोग भी, उनमें से भी कई लोग एक दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। वो भी मैं सही नहीं मानता हूं। वो भी एक किसी एजेंडे को सर्व कर रहे हैं, वो भी एक किसी ध्रुव को सर्व कर रहे हैं। तो वो भी खतरनाक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप पत्रकार हैं तो ना तो आपको इस तरफ जाना चाहिए ना इस तरफ जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने टीवी छोड़ा है और अपने प्लेटफॉर्म्स पर पत्रकारिता कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं, सरकार की खामियां भी उजागर कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जहां पर उन पर भी सवाल खड़े होते हैं, जहां पर वो आंखें मूंद लेते हैं, जहां पर ऐसा लगता है कि वो भी बायस्ड हैं। तो वो भी नहीं होना चाहिए। आज ये जो दो माध्यम हैं वो अलग अलग विंग्स में बट गए हैं। टीवी बहुतायत में राइट विंगर का हो गया माना जाता है,
और सोशल मीडिया जो है लेफ्ट विंगर्स का माना जा रहा है कि जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी के समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पे हैं, जो राइट विंगर्स हैं वो टीवी चैनल्स पर हैं। तो इस तरह से आइडियोलॉजिकली ये दोनों प्लेटफॉर्म्स भी बट गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। पॉलिटिशियंस कंगना रनावत से भी एक इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है कि आप जब आपस में लड़ते हो संसद भवन में, तो बहुत ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के राइवल हो। बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम खाना खाते तो ऐसे साथ में खाते हैं, और मुझे लगता है कि हो क्या रहा है, अंदर तो हम चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे थे और बाहर हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कुछ वही नहीं है। वैसे ही अभी पॉलिटिशियंस और हमारे मीडिया चैनल कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये हर प्रोफेशन में होता है। दो वकील कोर्ट में एक दूसरे के आमने सामने लड़ सकते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं, एक दूसरे को कमजोर बता सकते हैं, एक दूसरे की खामियां गिना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि बाहर आने के बाद में भी वो ऐसी हॉस्टिलिटी रखेंगे। उसी कोर्ट की कैंटीन में साथ में बैठ के खाना भी खा सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। पॉलिटिशियन भी तो वही कर रहे हैं। सर, मणिपुर में जो राइट्स हो रहे हैं अभी, उस पर न्यूज़ क्यों नहीं दिखाई जा रही है? ये बड़ी ही चिंता की बात है कि बीते 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, मणिपुर जल रहा है, हमारे देश का हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट का एक अहम राज्य है, लेकिन न्यूज़ चैनलों पर उनकी कोई खबर नहीं है। अखबारों में भी फ्रंट पेज पर बमुश्किल खबर आती है। जब भी हाँ कोई एक दो बड़ी घटना हो गई कि महिलाओं को जो है नग्न करके चलाया गया और उनके साथ जो बदसलूकी, तब कहीं कोई खबर बन जाती है, लेकिन एक से एक भीषण घटनाएं वहां पर हुई हैं। न्यूज़ चैनलों पर उनको जगह नहीं मिल रही, जबकि यही न्यूज़ चैनल है जो कि आर्मेनिया अजरबैजान में लड़ाई होती है तो वहां पर भेज देते हैं, यूक्रेन रशिया में वॉर हो रहा है तो वहां भेज देंगे, अभी लेबनान में रिपोर्टर्स भेजे गए हैं, लेकिन मणिपुर नहीं दिख रहा है जो कि जल रहा है। और वहां पर सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आई है। जब हम और आप बात कर रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन वहां पर कुछ हो रहा है, हत्याएं थमी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं वही कारण जिम्मेदार है कि ऐसी खबरें, ऐसी घटनाएं जो कि सरकार के लिए, सत्ताधारियों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकती हैं, पेचीदा हो सकती हैं, तो उनको न्यूज़ चैनल अवॉइड करते हैं। तो शायद वही कारण है जिसकी वजह से न्यूज़ चैनलों में मणिपुर नहीं दिखता है। तो क्या आपको लगता है कि आज मीडिया बिना किसी फैक्ट की न्यूज़ दिखा रही है और कॉमन और कम एजुकेटेड पब्लिक का ब्रेन वॉश कर रही है? देखिए, मीडिया जो है उस तरह का नहीं रह गया। मैंने आपको बताया कि मीडिया के 2 दौर थे। पहला दौर मैंने आपको बताया 2004-5 से शुरू हुआ, जो 2008-9 तक चला, और दूसरा दौर 2014 से शुरू हुआ और फिलहाल चल रहा है। मीडिया का काम है कि फैक्ट चेक करना। अगर कोई चीज़ अनवेरीफाइड सोर्स से आ रही है, सोशल मीडिया पर घूम रही है, तो काम मीडिया उसको चेक करके चलाए, फेक नैरेटिव उसको ख़त्म करे। मैं जिस चैनल में पहले काम करता था वहां पर सबसे पहले प्रोग्राम शुरू हुआ था वायरल सच नाम से, और वो इसी उद्देश्य से शुरू हुआ था कि जो गलत जानकारी अगर कुछ फैल रही है, कुछ गलत चीज़ वायरल हो रही है, तो उसकी तह तक जाए, उसकी सच्चाई पता करें और लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन इस दौर में ऐसा हो रहा है कि खुद कई मीडिया चैनल ही जो है फेक नैरेटिव उसको हवा दे रहे हैं, जो गलत चीज़ें हैं उसको बिना वेरीफाई किए चला रहे हैं। ऐसी कई मिसालें हो गई हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ चैनलों की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठता है। सर, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है अयोध्या के अंदर की लैंड छीन लिया गया, हड़प लिया गया, इसमें आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, जहां तक अयोध्या की बात है, तो अयोध्या के जरिए बीजेपी लोकसभा चुनाव के पहले हिंदुत्व कार्ड खेलना चाह रही थी कि हिंदुत्व के नाम पर कि भगवान राम का मंदिर, जो भगवान राम इतने साल से टेंट में रह रहे थे, उनको अब एक आलीशान मंदिर मिल रहा है, और इसलिए जनवरी में आनंद फानंद में उस मंदिर की शुरुआत कर दी गई। हालांकि उसका कई धर्माचार्यों ने विरोध भी किया, और ये भी आरोप लगे कि ये मंदिर अभी बनकर पूरा नहीं हुआ है, उसके पहले ही इसको शुरू कर दिया गया, इसका उद्घाटन कर दिया गया, और आगे चलकर इस पहले मॉनसून में ही कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जो कि आरोप लगाने वालों की बातों को सही साबित करने लगी। पहले मॉनसून में ही मंदिर में पानी टपकने की खबरें आने लगी, और जिस अयोध्या के कायाकल्प करने की बात हुई थी, उस अयोध्या में जगह जगह पर जलजमाव होने लग गया।
तो जो तमाम वादे किए गए थे या जो सपने दिखाए गए थे, उन पर सवालिया निशान खड़े हो गए। और बीजेपी अयोध्या के जरिए, राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए जिस हिंदुत्व कार्ड का फायदा उठाना चाहती थी, उसका फायदा तो मिला ही नहीं। यूपी में बीजेपी बहुत बुरी तरह से पिट गई और 2019 में जितनी सीटें हासिल हुई थी उससे कम हो गई। अब एनडीए सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं है, साथ में बैसाखी लेनी पड़ रही है। तो हिंदुत्व का कार्ड नहीं चला जो अयोध्या के जरिए बीजेपी खेलना चाहती थी। अभी एक और केस सामने आता है, गोविंदा के पास रिवॉल्वर होती है, लाइसेंस्ड रिवॉल्वर, और उनके पाँव में गोली लग जाती है। अब जिसको डर लगता है वही रिवॉल्वर रखेगा, तो गोविंदा को किस बात का डर है? देखिए, गोविंदा की कहानी बड़ी अजीब है। एक तो उनका ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, उसमें भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि संदेह पैदा करते हैं। दूसरी बात ये कि गोविंदा साल 2004 में कांग्रेस पार्टी से सांसद बने थे। उसके बाद उसी दौरान 2006 में कुछ ऐसी खबर आई थी कि उनको छोटा शकील गैंग से धमकी दी जा रही है। अब धमकी क्यों दी जा रही है मुझे नहीं पता कि किस वजह से उनको धमकी दी गई थी, लेकिन उसके पहले एक कन्वर्सेशन जो है न्यूज़ चैनलों पर बड़ा वायरल हुआ था, जो चलाया गया था, वो ये था कि फिल्म स्टार संजय दत्त गोविंदा की शिकायत कर रहे हैं, गोविंदा की लेट लतीफ़ी की। गोविंदा उस जमाने में अपनी लेट लतीफ़ी और अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से बड़े मशहूर हुआ करते थे। तो एक टेप न्यूज़ चैनलों पर सुनाया जाता था उन दिनों में, जिसमें संजय दत्त छोटा शक्ति से बात कर रहे हैं और उनको बोलने, भाई वो गोविंदा टाइम पे आता नहीं है, लेट आता है, मतलब शिफ्ट का टाइम कुछ और है और गोविंदा किसी और टाइम पे पहुंचता है। तो छोटा शकील भरोसा दिलाते हैं संजय दत्त को, नहीं अपनी फिल्म में टाइम पे आएगा, टाइम पे आएगा, बराबर। तब पता नहीं कि क्या छोटा शकील ने इस वजह से धमकी दे दी कि गोविंदा लेट आते थे या किसी और कारण से धमकी दे दी। अच्छा, यहां पर एक और पेंच है कि खुद गोविंदा के ऊपर भी आरोप लग चुके हैं। एक वक्त था जब गोविंदा की तस्वीरें जो है दाऊद के शोज की वायरल हुई थी, और उस पर गोविंदा काफी विवादों में आ गए थे कि दाऊद के साथ में आप कैसे दिख रहे हैं। तब गोविंदा की ये सफाई थी कि मैं तो कलाकार हूं और कोई अगर मुझे शो के लिए बुलाता है तो मुझे वहां जाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे उसके साथ में संबंध है, रिश्ते हैं। तो ये आरोप गलत है। अच्छा, जो राम नायक हैं, जो जिन्हें हराकर गोविंदा सांसद बने थे, नॉर्थ मुंबई से राम नायक 5 बार सांसद चुने गए बीजेपी के, लेकिन गोविंदा ने उनको हरा दिया। तो इन राम नायक ने अपनी एक आत्मकथा लिखी और उस आत्मकथा में उन्होंने गोविंदा पर आरोप लगा दिया कि गोविंदा ने डी कंपनी की ताकत का इस्तेमाल करके मुझे चुनाव हराया। ये गंभीर आरोप था, बहुत गंभीर है। लेकिन गोविंदा ने उस पर सफाई दी कि ये डी कंपनी की ताकत नहीं, ये तो जनता ने मुझे जिताया है, जनता के वोटों से मैं जीता हूं। तो गोविंदा के मामले में अजीब यह है कि एक तरफ गोविंदा कहीं पर विक्टिम भी नजर आ रहे हैं डी कंपनी की धमकियों के, तो कहीं पर उन पर आरोप लग रहा है कि वो डी कंपनी के साथ में थे। तो बड़ा अजीब मामला है। सर, आपको सलमान खान ने भी डिफेमेशन का नोटिस भेज दिया था 100 करोड़ का। नोटिस नहीं, केस कर दिया था। केस ही कर दिया, हाई कोर्ट में केस कर दिया था 100 करोड़ का। नोटिस तो शुरुआती चीज होती, मुझे नोटिस नहीं भेजा, मेरे ऊपर सीधा केस कर दिया था। क्यों? अगर आपसे खासी दुश्मनी थी क्या उनकी? नहीं, सलमान खान की मेरे से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन 2-3 चीजें थी। एक तो हुआ ये कि 2-3 ऐसे कवरेज हुए जहां पर मैंने सलमान खान के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट किया था। एक बार हुआ ये कि साल 2001 में सलमान खान को नरीमन पॉइंट में ईडी के दफ्तर में बुलाया गया था और कई घंटों तक उनसे पूछताछ हुई थी। तो जब वो पूछताछ खत्म होने के बाद दफ्तर से बाहर निकल रहे थे, तो वहां पर जो मौजूद कैमरामैन थे, फोटोग्राफर्स थे, पत्रकार थे, उनके साथ उनकी भिड़ंत हो गई थी, धक्का मुक्की उन्होंने की थी। वो विजुअल्स काफी चले थे। तो मैं उस वक्त में आज तक की तरफ से वहां पर पत्रकार था, मैंने भी दिखाया था, और सलमान खान के ऊपर काफी नेगेटिव कमेंट्री हुई थी। तो एक वो था। उसके बाद जब सलमान खान का कार एक्सीडेंट का केस हुआ 2002 में, तो वो खबर मैंने ही ब्रेक की थी। जब अक्टूबर की सुबह उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ, तो उस खबर को मैंने ही ब्रेक किया था और सबसे पहले उस घटनास्थल को मैंने ही दिखाया था। और सलमान खान शुरुआत के 4-5 घंटे गायब थे, उस दौरान पूरा मेरा लाइव चल रहा था।
तो मैंने कई सारे सवाल खड़े किए थे। तो ये दूसरी नेगेटिव चीज़ थी जो मेरी ओर से सलमान खान के प्रति गई थी। इसके बाद हुआ ये कि साल 2013 में मैंने एक स्टोरी की थी कि जो रविंद्र पाटिल है, जो सलमान खान का पुलिस का बॉडीगार्ड था, जो कि हादसे के वक्त उनकी गाड़ी में ही सवार था, तो मैंने उस रविंद्र पाटिल की माँ और उसके भाई का इंटरव्यू किया था उनके गांव में जाकर, धुलिया में, और उन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाए थे सलमान खान के ऊपर। तो वो खबर मैंने एबीपी न्यूज में दिखाई थी, और तब सलमान खान का मुकदमा चल रहा था कोर्ट में। तो वो काफी गंभीर आरोप थे। तो सलमान खान को ऐसा लगा, या उनके परिवार वालों को या उनके वकीलों को ऐसा लगा कि इस खबर से उस मुकदमे पर असर पड़ सकता है, प्रेजुडिस हो सकती है अदालत, और उनके खिलाफ फैसला जा सकता है। तो ऐसे में सलमान खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मेरे और मेरे चैनल के प्रति और मेरे संपादक के प्रति 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन का सूट फाइल कर दिया था, और वो मामला 2013 से लेकर के 2018 तक चला था, और 2018 में म्यूचुअल कॉन्सेंट से फिर वो मामला खत्म हो गया। तो आप दोनों पार्टी कोर्ट जाते थे? हमारे वकील जाते थे। तो आपका और सलमान खान का कभी आमना सामना हुआ इस केस में? नहीं, सलमान खान वर्सेस जितेंद्र दीक्षित उस कागज पे हुआ। ओनली कागजों में, फेस टू फेस नहीं हुआ कभी? नहीं, फेस टू फेस उस वक्त होता था हमारा जब सलमान खान गिरफ्तार हुए थे कार एक्सीडेंट के केस के बाद में। वैसे तो फेस टू फेस कई बार हो चुका है, जब वो ब्लैक बक वाले मामले में जोधपुर के कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाते थे तब हमारा आमना सामना हुआ। कार एक्सीडेंट के मामले में जब वो कोर्ट में जाते थे, जब उनको पहले दिन जब उनकी गिरफ्तारी हुई, तब पुलिस स्टेशन में जब उनको जमानत हुई, तब फेस टू फेस हुए। फिर 3-4 दिनों बाद जब वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के आरोप में अरेस्ट हुए थे, उनको कोर्ट में पेश किया गया, तब आमना सामना हुआ था। तो वैसे कई बार हो चुका है। हाई कोर्ट में जब वो आए थे अपनी अपील के लिए, तब आमना सामना हुआ। उस तरह से तो बहुत बार हो चुका तब है। क्या उनको पता था कि आप वही जितेंद्र दीक्षित हो जिनके खिलाफ उन्होंने केस दर्ज किया है? हाँ, उनको पता था। आंखों में आंखें डाल की बात होती थी कभी? आंखों में आंखें डालकर जब वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वाले आरोप में गिरफ्तार हुए थे, हादसे के तीसरे चौथे दिन, तब आंखों से आंखें टकराई थी, और उन्होंने बहुत ही खुन्नस वाला लुक मुझे दिया था। तो मैंने भी उनको एकदम खुन्नस वाला लुक दिया था। सबसे ज्यादा डर कब लगा आपको? जब मैं कश्मीर की रिपोर्टिंग करने गया था, कश्मीर में जब चुनाव मैं कवर कर रहा था, तो उस दौरान पुंछ एक बॉर्डर से सटा हुआ कस्बा है, वहां पर एक सब्जिया नाम का गांव है। उस गांव में एक पहाड़ी है, पहाड़ी का आधा हिस्सा जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और आधा हिस्सा हमारे भारत में है, हमारे देश में। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारे भारत का ही है, जो कि पाकिस्तान के पास है, वो हमारा ही हिस्सा है। वहां पर पाकिस्तानी फौज ने अपनी पोस्ट बना रखी है। तो मैं नीचे से रिपोर्टिंग कर रहा था, और उसके 3-4 दिनों पहले या हफ्ते भर पहले वहां पर सीज फायर वायलेशन हुआ था। पाकिस्तानी फौज ने वहां पर गोलियां वगैरह चलाई थी। तो उस वक्त कुछ लोग मर भी गए थे, और वहां के लोगों ने मुझे बताया कि कभी भी इनका मूड आता है तो फायरिंग कर देते हैं उठा के। इनको किसी की कुछ पड़ी नहीं है, इनको कोई डर नहीं है, और ये चूंकि ऊपर वाले हाइट पर हैं और हमारा गांव नीचे है, तो कभी भी फायरिंग कर देते हैं। तो हम लोग नीचे ही थे, उनके पोस्ट के सीधे नीचे, ऊपर पाकिस्तान का झंडा भी दिख रहा था उनके पोस्ट के ऊपर। तो ये एक ऐसा मौका था जहां पर डर लग रहा था। इसके अलावा भी और एलओसी से जुड़े हुए कई गाँवों में मैंने रिपोर्टिंग की 2014 के चुनाव के दौरान। तो उस दौरान भी कुछ ऐसे ठिकाने थे जहां पर रिपोर्टिंग करते वक्त डर लग रहा था कि पता नहीं कब पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग हो जाए और हम उसकी चपेट में आ जाएं। तो ऐसे मौक़ों पर डर लगा। 26/11 का जब हम अटैक कवर कर रहे थे, उस दौरान भी 1-2 ऐसे मौके आए जब हमें डर लगा कि कहीं गोली हमें भी लग सकती है। तो फील्ड पर काम करते हुए इस तरह के मौके आते हैं जब आपको डर भी लगता है।